हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज है दूसरा लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड का मैट्रिक्स का ही। और आज जो है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के बीच का अंतर हमें यहाँ पर जो है समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं और मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, हमने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स एक व्यवस्था है रो और कॉलम में किसी चीज़ को लिखने की। ठीक है, तो हमने देखिए दो एग्जाम्पल उठा लिए। यहाँ पर दो टेबल हमने ले ली हैं जिनका टेबल का नाम भी दे दिया मैंने। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसका नाम दें, उसके नाम देने की ज़रूरत नहीं, खाली एक व्यवस्था है लिखने की, रो और कॉलम के रूप में किसी चीज़ को लिखना। ओके, तो यहाँ पर आइए देखिए थोड़ा सा प्रिलिमिनरी हम समझ लेते हैं। इंटर वगैरह में आप लोग पढ़ के आए होंगे इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए कोच का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो कोच में देखिए बैठने की व्यवस्था इस तरीके से होती है। नंबर 1 सीट हो गई, नंबर 2 सीट हो गया, 3 सीट हो गई, 4 5 सीट, 6 सीट एंड फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 16 15। ठीक है, इस तरीके से कोच व्यवस्था होती है। आप ट्रेन में जब बैठे होंगे आपने देखा होगा नंबरिंग पड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो आपके यात्री हैं उनके बैठने की एक व्यवस्था है जिनके सीट नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तो कोच का मैंने ले लिया और एक हमने ले लिया प्राइस लिस्ट ऑफ डिफरेंट शॉप्स। शॉप में डिफरेंट शॉप में डिफरेंट गुड्स के लिए हमने एक रेट लिस्ट ले ली है कि उनके कैसे रेट लिस्ट है। देखिए राम की शॉप है तो उसमें टी 35 में, मोहन में 40 है, सोहन में 50 रुपीज़ की वही चीज़ है। कॉफ़ी राम वाले में 70 की है तो मोहन में 75 की है, सोहन में क्या है 100 रुपीज़ की। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखी है। तो ये तो एक टेबल का रूप है। लेकिन अगर इस टेबल में देखें तो देखिए ये पूरी व्यवस्था जो है वो रो और कॉलम में लिखी हुई है। यहाँ पर भी देखिए रो और कॉलम में जो इस तरीके से दिखेगी, ये देखिए रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए रो और कॉलम। तो यही चीज़ ये जो रो और कॉलम में लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है आपका, एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इसीलिए इसमें ये ब्रैकेट का निशान लगा, तो ये इसका नोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तुओं का रो और कॉलम में लिखा होना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये आजकल हर जगह पर यूज होता है। जब से आपका जो विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे आपका एटॉमिक फिजिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, और कंप्यूटर में सिक्योरिटी के रूप में सूचनाएं जो भेजते हैं इधर से उधर, तो सिक्योरिटी के रूप में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का। तो आप इसके यूजेस 2-4 पढ़ के मुझे भी बताइए कि यूजेस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप नेट से सर्च वगैरह करिए कि मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ पर है आजकल। ठीक है, तो वो आप लोग हमें बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो रो और कॉलम की व्यवस्था है इसी को क्या बोला हमने, मैट्रिक्स बोला। और मैट्रिक्स का नोटेशन क्या लगाया, ये चाहे तो आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं या इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होगा कि आपने देखा होगा कि ये जो व्यवस्था होती है तो ये व्यवस्था जो है लीनियर इक्वेशंस के रूप में मिलती है। पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में नहीं थी, लेकिन जब से ये आपका जो है मैट्रिक्स का वो हुआ तो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन देने के लिए, उस समय लीनियर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थी उनका बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उनका सॉल्यूशन देने का तरीका एक जो था वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना, यहाँ तक सीमित था। ठीक है, या 2-2 करके या 3-3 करके सॉल्व कर सकते थे, आपने पढ़ा होगा क्लास मेथड वगैरह से। लेकिन जब से ये मैट्रिक्स मेथड आपके आए हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जब से आपका जो है इसमें इंक्लूड होना हुआ है, तब से आपका लीनियर सिस्टम एक बार में ही सॉल्व किया जा सकता है मैट्रिक्स की सहायता से या डिटर्मिनेंट की सहायता से। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही इसको पढ़ेंगे। तो आइए उस व्यवस्था में इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक बात तो समझ में आई होगी कि मैट्रिक्स क्या है, एक व्यवस्था है केवल लिखने की। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की तो लीनियर सिस्टम क्या होता है। देखिए आपका a1 x1 प्लस का v1 y इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी आपकी a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर सिस्टम को कहलाता है जिसमें कितनी है आपकी 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप लिखते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है जो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो कोफिशिएंट है वो रियल भी हो सकते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, ये दोनों क्या होते हैं आपके अननोन्स कहलाते हैं यहाँ पर।
ठीक है। ये एक्स और वाई क्या है, अननोन्स है, और A1 A2 B1 B2 ये सब क्या है, आपके कोफिशिएंट हैं अननोन्स के, और ये रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रो और कॉलम में लिखना A1 A2 एंड B1 A2 B2, तो ये आपका कहलाता है एक मैट्रिक्स, और इसको अच्छा दिखे इसीलिए इसका निशान लगा देते हैं। तो ये मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें जितने रो होते हैं तो रो को पहले लिखा जाता है और फिर कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो ये जो आता है यही इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर। इसको पढ़ा जाता है 2x2, ठीक है। तो ये ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का, कि इसमें कितने रो एंड कितने कॉलम हैं। तो पहले नंबर पर लिखा जाता है आपका रो इंटू, फिर दूसरे नंबर पर आपका क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रो इंटू कॉलम होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात आती है, देखिए आपने मैट्रिक्स तो समझ लिया होगा, मैट्रिक्स क्या है, एक खाली व्यवस्था है रो और कॉलम में लिखना। लेकिन डिटरमिनेंट क्या है, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी मैट्रिक्स के निशान को हटा के सीधे डिटरमिनेंट का निशान लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट जो है वो एक्चुअली है कौन चीज़, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए आइए इसके लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दो हमने लीनियर इक्वेशंस ली है, ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी, और इसी को कहते हैं लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम में आपकी जो है मोर देन 2 इक्वेशंस हो सकती हैं, मतलब 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, वही एक साथ में सारी अगर लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी लीनियर इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम कहलाएगा। और लीनियर सिस्टम में अननोन्स की संख्या भी आपकी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर तो हमने दो बहुत छोटा सा ले लिया है, दो ही अननोन्स में, ये अननोन्स n भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें पहले इक्वेशन को सॉल्व करें, इन अननोन्स को अगर एलिमिनेट करना चाहें यहाँ से, अगर हटाना चाहें यहाँ से, तो देखिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन को देखिए उठाते हैं तो आपका a1x प्लस का v1y इजिकल टू 0 है। यहाँ से देखिए आपका अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे x और y की अगर निकालें तो आपका a1x इजिकल टू माइनस का v1y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर हम v1 को इधर ले आए तो ये आपका आ जाएगा a1 अपॉन v1 इजिकल टू ये आ जाएगा माइनस का y अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए हम लोग इसको सही से बनाना चाहें तो ये आपका आ जाएगा v1 a1 इजिकल टू माइनस का x अपॉन y, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो ये हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अगला देखिए इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर देखिए अगर सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे a2x और प्लस का v2y इजिकल टू 0, तो ये इसी तरीके से तो सॉल्व करके लाओगे तो ये आपका आ जाएगा b2 a2 इजिकल टू माइनस का x अपॉन y, ये आपकी चौथी इक्वेशन डाल दी है, ठीक है। अगर 3 और 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो v1 a1 इजिकल टू माइनस का x अपॉन y इजिकल टू v2 a2, यानी आपका देखिए x अपॉन y के दोनों बराबर हैं तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ से अगर आप लिखना चाहें इम्प्लाइज डेट तो ये आपका आ जाएगा v1 a1 इजिकल टू v2 a2, ठीक है। इसकी अगर तिरछियाँ आप गुणा करें तो देखिए क्या आ जाएगा आपका v1 a1 v1 a2 एंड v2 a1। इम्प्लाइज डेट अगर इसको सही से लिखना चाहें तो आपका क्या मिलेगा, ये निशान ध्यान रखना, किधर से हम लोग चल रहे हैं, इधर से आके इधर से आ गए, उल्टा उल्टा उल्टा। तो ये आपका आ जाएगा v1 a2 माइनस का v2 a1 इज इक्वल टू 0। भाई बराबर का इधर लाए तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ओके। तो यहाँ पर बात समझ में, इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो रिलेशन हमारा आया है, ये रिलेशन आपका क्या आ गया, v1 a2 माइनस का v2 a1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। ये आपका रिलेशन आया जब हमने x और y को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। यानी लीनियर सिस्टम से अननोन्स को एलिमिनेट करने पर एक रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन क्या कहलाता है, ये, और ये रिलेशन कहाँ में है, कोफिशिएंट में है, ओके। इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहें तो देखिए आपको पता होगा कि एक व्यवस्थित लिखने का तरीका देखिए ये है a1 v1 a2 v2, और आपको पता है कि ये साइन जिन रो और कॉलम में लगा होता है
उसे खोलने का तरीका क्या होता है, उसे खोलने का तरीका होता है त्रिशी उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो ये आ जाएगा A1 B2 माइनस का V1 A2, ओके, इज इक्वल टू 0, या आप इस तरीके से समझ लें इक्वल टू 0 ही था, और ये आपका आ जाएगा A1 V2 एंड माइनस का V1 A2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपने x और y को जब लीनियर सिस्टम A1 x प्लस का V1 y बराबर 0 एंड A2 x प्लस का V2 y बराबर 0, जब इस लीनियर सिस्टम से आपने x और y अननोन्स को जब आपने एलिमिनेट किया था तो आपको रिलेशन कोफिशिएंट में क्या मिला था, ये मिला था, ठीक है। अब ये इक्वेशन चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जब भी एक्स वाई को आप एलिमिनेट करेंगे तो इसी टाइप का कोई ना कोई कोफिशिएंट में रिलेशन मिलेगा, ठीक है। वो रिलेशन एलिमिनेट जब आप करते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है एलिमिनेट करना, एक्स और वाई को एलिमिनेट करना 2 इक्वेशन में तो सरल है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 10 क्वेश्चन और 20 को इक्वेशंस जब आपको मिलेंगी तो उनमें एक्स और वाई को एलिमिनेट करना जो है वो आसान नहीं है एक साथ, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए यहाँ से देखिए एक चीज़ ये पता लगती है कि अगर एक्स वाई को हम लीनियर इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं तब भी हमें ये रिलेशन मिलता है, और अगर हम डिटरमिनेंट पर अगर डिटरमिनेंट के रूप में उनके कोफिशिएंट को लिख लें, जैसे मैट्रिक्स में लिखा था और डिटरमिनेंट का निशान लगा दें, उसको खोलें, तब भी हमें वही रिलेशन मिलता है जो रिलेशन हमें उससे मिला था, ठीक है। तो क्या है कि डिटरमिनेंट के रूप में किसी मैट्रिक्स को जब लिखा जाता है तो एक्चुअली उसके एक्स वाई को जो अननोन्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट करके जो रिलेशन होता है उसे लिखने की कोशिश की जाती है, उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अंतर समझ लिया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, रो और कॉलम में किसी चीज़ को लिखने का तरीका है, जबकि डिटरमिनेंट अगर उसके कोफिशिएंट में लगा हुआ है तो डिटरमिनेंट उस रिलेशन को शो करता है जिस रिलेशन के थ्रू उसमें अननोन्स को एलिमिनेट किया जाता है, ओके। दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। तो एक चीज़ और देखिए, जब मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स एक व्यवस्था होती है, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसका कोई मान नहीं आता है, बात समझ में है कि नहीं। ये जैसा लिखा है यही चीज़ मैट्रिक्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक व्यवस्था है लिखने की बस। लेकिन देखिए जो डिटरमिनेंट होता है उसकी एक वैल्यू आती है, जब इनको आप अगर ये नंबर्स यहाँ पर हुए जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो डिटरमिनेंट की ऑलवेज एक वैल्यू होती है और मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बात समझ में आएगी नहीं। मैट्रिक्स एक लिखने की व्यवस्था है, डिटरमिनेंट एक लिखने की व्यवस्था नहीं है। डिटरमिनेंट उस रिलेशन का तरीका है जो उनके कोफिशिएंट में एक्स वाई नोन्स को एलिमिनेट करने पर जो आपको रिलेशन मिलता है वो कहलाता है डिटरमिनेंट, ओके, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये आपका अंतर है। तो आपसे क्वेश्चन अगला वो करेगा कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो डिटरमिनेंट में फ़र्क और मैट्रिक्स एक व्यवस्था है रो और कॉलम में लिखने का। डिटरमिनेंट जो है वो जब अननोन्स को एलिमिनेट करते हैं तो जो कोफिशिएंट में उनका रिलेशन होता है उसे लिखने का तरीका है डिटरमिनेंट, ओके। डिटरमिनेंट की एक वैल्यू निश्चित होती है लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तीसरा आपका क्या है कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट में रो और कॉलम हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको पीडीएफ भेज देगा, उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अंतर को पढ़ लीजिए। हमने आपको समझा दिया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, ओके। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर करने के बाद अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स आगे कौन कौन सी होती हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको 5-6 मैट्रिक्स बताई थी कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये बहुत सारी हमने मैट्रिक्स आपको बताई थी, उनको रिवाइज भी करिए और भी आगे मैट्रिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज देखिए इंपॉर्टेंट है नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले नंबर पर स्टडी हम करेंगे नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपकी, मान लीजिए ए से हम डिनोट करेंगे, ये ए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स में ये जो होता है ये पहला वाला बताता है रो और दूसरा क्या बताता है कॉलम। ये जो इंडेक्स आपके लगे हुए हैं तो इस इंडेक्स में पहला क्या होता है, रो होता है, दूसरा क्या होता है आपका कॉलम होता है, ठीक है। तो देखिए पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट इसीलिए 1 1 हो गया,
दूसरा कॉलम एंड दूसरी रो, इसलिए 2 2 हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो होता है ये क्या कहलाता है, इसका लीडिंग डायगोनल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप पढ़ चुके हो, आप लोगों को बता भी चुके हैं, तो ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये रो कहलाती है, और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। ठीक है, कितनी रो हैं यहाँ पर, 3 रो हैं, और 3 ही क्या हैं आपके कॉलम। तो जब आपका रो और कॉलम मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो ये क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये कितने बाय कितने ऑर्डर की आपकी है, 3 बाय 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है। ठीक है, जब रो और कॉलम अगर बराबर हो जाते हैं तो यही क्या कहलाता है, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना हमेशा कि आपके रो और कॉलम ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे 4 रो हो, चाहे 4 कॉलम हो, चाहे 5 रो हो, चाहे 5 कॉलम हो, लेकिन अगर रो और कॉलम बराबर हुए किसी मैट्रिक्स में तो वो ऑलवेज कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स को समझ लीजिएगा। जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बात समझ में है कि नहीं। ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। वो डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड करती है उसके डिटर्मिनेंट पर। अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 नहीं है, ठीक है, तो वो ऑलवेज कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो ये कहलाएगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा आता है, आपने पढ़ा होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आपने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब आप निकालते हैं तो उसका होता है फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कहाँ है, नीचे। ये फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का। अगर इनवर्स आपका 0 हुआ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, जबकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑलवेज इनवर्स पॉसिबल होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर से ही पता चल जाता है इसकी इनवर्स मैट्रिक्स कोई होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स या उसका नहीं मतलब है, या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। तो इसके ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है ए की पावर टी से, या इसी को ए डेश से भी डिनोट करते हैं। कहाँ से, ए डेश। तो ट्रांसपोज ऑफ ए से पढ़ेंगे या ट्रांसपोज ऑफ ए से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका A11 देखिए रो है, इसको कॉलम लिख देंगे। ठीक है, A12 A13, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, फिर से दूसरा वाला A21 और फिर A22 और फिर A23, फिर A31 A32 A33। तो देखिए इसके रो को कॉलम बना दिया, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये कहलाती है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में लिख देना, क्या कहलाता है, उसका ट्रांसपोज कहलाता है। या उसके कॉलम को रो में लिख देना, क्या कहलाता है, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिएगा, फिर है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या हो, आइडेंटिटी के बराबर हो, या उसका ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो। तो ऑलवेज इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। फिर अगला है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ए इक्वल टू आपका आ गया 2 3i + 2 7 एंड 2i, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। इसका कॉन्जुगेट ऑलवेज डिनोट किया जाता है ए कॉन्जुगेट, और इसमें क्या होता है, इसमें उसके कॉन्जुगेट लिख दिया जाता है। तो देखिए कॉन्जुगेट आपको पता होगा किस नंबर का कॉन्जुगेट होता है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखा जाता है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, वही रहता है। ठीक है, तो 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही है, 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपका,
इसका आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस का 3i, और इसका हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 2i। तो देखिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑलवेज जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसी का कॉन्जुगेट लिख दिया जाता है, तो वो कहलाती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दो हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स AHG HBF और ये आ गया GFC। देखिए एक मैट्रिक्स हमने ले ली कोई जिसके एलिमेंट्स क्या है, AHG है, HBF और GFC है। अगर देखिए इसके रो और कॉलम का, यानी इसका अगर ट्रांसपोज हम लिख दें तो इसका ट्रांसपोज देखिए AHG और ये क्या आ जाएगा HBF और ये आ जाएगा GFC। तो देखिए उसका ट्रांसपोज लिखा तो ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स है, बात समझ में है कि नहीं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है तो वो ऑलवेज क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अगर आपने लिख दिया और वो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो ऑलवेज कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है हमने रो को कॉलम में लिख दिया लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी उसका ट्रांसपोज कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स कहलाएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, फिर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू को समझ लीजिए OHG माइनस का H 0F माइनस का G और माइनस का F और 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज को समझ लो, इसमें डायगोनल एलिमेंट सॉरी, इसमें जो लीडिंग एलिमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, जबकि उसके ऊपर का जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो उसका जस्ट अगर आप अपोजिट करेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव नंबर में लिखा होगा। जैसे H इसका दूसरा है तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या होगा, माइनस में होगा, G तो माइनस G, F माइनस F। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या हो, 0 हो और उसके अपोजिट एकदम मेंबर क्या हो, सेम वही निगेटिव वैल्यू में हो, तो वो ऑलवेज कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें रिलेशन है, अगर कोई भी मैट्रिक्स इस रिलेशन को फॉलो करती है कि AIJ एलिमेंट इजकल टू ऑलवेज होता है माइनस JI एलिमेंट के, ठीक है, ये रिलेशन अगर कोई मैट्रिक्स फॉलो करती है तो वो ऑलवेज कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और जब इस रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे, सॉरी ये AIJ नहीं है, JI फॉर ऑल IJ, चाहे I और J की कोई भी वैल्यू रही हो, I क्या है, रो है, J क्या है, कॉलम है। ठीक है, फॉर ऑल IJ, तो ये रिलेशन जो भी मैट्रिक्स आपका फॉलो करेगी तो वो ऑलवेज कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने उठा लिया है B प्लस IC B माइनस IC और D, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो इसमें देखिए 1 2 एलिमेंट ऑलवेज यहाँ पर जो लिखा हुआ है A21 एलिमेंट, तो ये ऑलवेज A12 के कॉन्जुगेट के क्या है, बराबर ही है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिए जनरल में ऐसे लिख सकते हैं कि AIJ एलिमेंट इज इक्वल टू, अगर JI एलिमेंट के कॉन्जुगेट के बराबर है तो वो क्या कहलाएगी, एक स्क्यू वो सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ऑलवेज JI एलिमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी अगर कोई भी AIJ एलिमेंट उसके निगेटिव JI एलिमेंट के कॉन्जुगेट के बराबर है तो ऑलवेज क्या होगा, वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, आप कंडीशंस को पढ़िए और कंडीशंस को याद रखिए। ठीक है,